क्या आप समोसा पार्टियों या 30 सेकंडिया रील वाली ज़िंदगी से चट चुके हैं? अगर हाँ, तो आपको अपने नेटवर्किंग को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। तो ये नेटवर्किंग केवल स्वार्थवश उन लोगों से नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारा काम चलता है। इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, जैसे किसी पौधे को जीवन देने के लिए बीज लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपने कनेक्शंस को, जो आपके रिश्ते होते हैं जिनको सोशल नेटवर्किंग, इनको आपको वैसे ही रोपण करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है, और तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। गिव और टेक, ये भावना इस पूरी किताब में इन्होंने, समीर जी ने एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे तरीके से की है। और ये जो बातचीत है, इसमें 3 पार्टिसिपेंट हैं। मैं और समीर जी तो हैं ही, और हमारे पुत्र अमन अरोरा, उन्होंने एक जो युवा वर्ग है उसके क्या प्रश्न हो सकते हैं, उनको नेटवर्किंग की किस परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत होती है, और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस सिलसिले में प्रश्न पूछे हैं। बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस किताब में दिया गया है, अमेजन पे उपलब्ध है। आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। मेरी और समीर जी की बातचीत जाहिर है हमारी मातृभाषा हिंदी में है, और अमन, उनकी बातचीत अंग्रेजी में है, लेकिन वो आपको पसंद आएगी। इसको ज़रूर देखिएगा। समीर जी की बिल्कुल नई ताज़ा तरीन किताब आई है, 360 डिग्री कनेक्शंस, अमेजन पे भी उपलब्ध है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनके घर आके ज़बरदस्ती चाय पियो फिर ये किताब मांगे। आप पहले अमेजन पे पढ़ के आइए और फिर इस पर चर्चा करिए। तो समीर जी, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये किताब जो है वो बेसिकली आर्ट ऑफ नेटवर्किंग पे है कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों नेटवर्क करना चाहिए और नेटवर्क होता क्या है। तो ये किताब जो है 360 डिग्री नेटवर्क, द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि एक होता है कि हम एक्सीडेंटली किसी से मिल गए जी और हमने कहा ये हमारे पहचान के हैं, जी। लेकिन वो कोई पहचान का होता नहीं है आपके, क्योंकि आप सिर्फ मिले हो अतुल अरोड़ा से कहीं पे। अब अगली बार जब अतुल अरोड़ा से कोई काम पड़ेगा तो हम उसको फ़ोन करेंगे, अतुल भाई हम उस दिन मिले थे आपसे। वो उसको हम एक्सीडेंटल नेटवर्किंग कहते हैं कि आज हो गई, नहीं तो ये जो नेटवर्किंग है ये ऑन पर्पज़ नेटवर्किंग है। तो आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, आप लोगों से ऑन पर्पज़ कनेक्शन बनाते हो, और उस कनेक्शन को बनाने का तरीका ये होता है कि आप उसमें कुछ लेने नहीं जाते हो, उसमें आप देने जाते हो। और देने का बेसिक नेचर है कि जब भी आप दोगे तो कुछ ना कुछ वापस आएगा उसके साथ। और ये बहुत नर्चर करना पड़ता है इस ढंग की नेटवर्किंग को, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है। आप नेटवर्किंग इवेंट में कहीं पहुँचे और आप वहाँ पे 50 लोगों से मिल लिए, कार्ड दे दिए सबको आपने, तो 50 आपके कनेक्शन हुए, लेकिन वो कनेक्शन आपका नेटवर्क नहीं कहलाएंगे। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी खेत में आपने खूब सारे बीज फेंक दिए, तो उस दिन नेटवर्किंग इवेंट में आपने बीज फेंके वो। अब उस 100 बीज में से 50 पौधे निकल के आए, उसमें से 10 चिड़िया लेके भाग गई, उसमें से 20 और चूहे खा गए, और फाइनली जिसमें बड़ा पेड़ आया, जिसको आपने नर्चर कर करके संभाल के बड़ा किया, उसमें से 10 आपको फल देंगे। तो आपको एक तो उतना लंबा वेट करना जब वो पेड़ बन जाए और आपको फल देने लायक हो जाए, तब तक के लिए आपको उसकी केयर करनी है। तो हर कनेक्शन वैसे ही होता है कि जब आप उसको बनाते हो तो पहले आप केयर करते हो, देन दैट कनेक्शन बिकम्स केयरिंग फॉर यू। और कनाडा, अमेरिका और आजकल तो इंडिया और हर जगह पे भी एक जॉब मार्केट है जो कि पूरा नेटवर्क के बेसिस पे ही उपलब्ध है आपको। वो पोजीशन भी नहीं डिक्लेयर होती है सेक्टर के बाजार में। दूसरा ये होता है नेटवर्किंग से कि आप अपना सारे एम्बिशंस जो आपके हैं वो आप नेटवर्क के थ्रू पूरे करते हो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं कनाडा में जब आया तो कई सालों के बाद में मुझे ख्याल आया, अरे मैं तो इंडिया में पॉलिटिशियन था और यहाँ मैं कुछ हुई नहीं, मुझे घुसना चाहिए पॉलिटिक्स में। अब उसको कैसे घुसे, तो वो भी एक नेटवर्किंग का तरीका है। फिर मैं यहाँ के जो एमपी थे उनसे मिलना शुरू किया, एमपीपी से मिलना शुरू किया, और वहाँ भी मैं उनकी मदद करने गया कि आपके चुनाव में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलूँ, डोर नॉक करूँ। उनको चाहिए आदमी काम करने के लिए, उसके मैं डोर नॉक करने लगा। धीरे धीरे उनसे दोस्ती होने लग गई, धीरे धीरे वो हमारे घर पे आने लग गए, हम उनके घर पे जाने लग गए, और फाइनली हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वो धीरे धीरे से वो मिनिस्टर हो गए यहाँ के। जब वो मिनिस्टर हो गए तब आपका मंत्री दोस्त है यहाँ का। फिर उसने अपने और दोस्तों से पहचान कराया। फिर स्लोली स्लोली यहाँ की जो पूरी कैबिनेट है ओंटारियो की, सारे मेरे दोस्त हैं इंक्लूडिंग यहाँ के। और जब ये सब दोस्त बन गए, अभी मैं उनसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ। एक है एक मुझे खबर आती कि आप एक काम करिए कि गवर्नमेंट की ज़रूरत है अपने लोगों की, आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की गवर्नर बन जाइए। मैंने मांगा नहीं उसको, लेकिन चूंकि मेरा वो नेटवर्क कनेक्शन था तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का गवर्नर बना दिया। मैंने 4 साल वो सर्व किया।
4 साल वो जब पीरियड पूरा हो गया तब तक मैसेज आता है कि आप हमारे यहाँ की ऑडिट कमेटी के हेड करिए, आप जो कैथलिक स्कूल बोर्ड है। तो ये सब नेटवर्क के फायदे हैं जो अपने आप आते हैं, लेकिन आपको कभी भी कुछ लेने नहीं जाना उसमें। इट इज़ जस्ट यू क्रिएट योर नेटवर्क, यू नर्चर इट, यू मेंटेन इट, और वो नेटवर्क आपको क्लीन भी करते रहना चाहिए हमेशा। ये हो सकता है आपने किसी से पहचान की उसको नेटवर्क बनाया अपना और उसने कहीं फ्रॉड कर दिया। अब आप इस तरह से नहीं आइडेंटिफाई होने जाओगे उस फ्रॉडस्टर के दोस्त हैं, तो उस वक्त फिर आपको अपने आप को क्लीन भी करना होता है उस नेटवर्क से, उसके अलग हो जाओ, शांति से अलग हो जाओ, धीरे से उसको अपने ग्रुप में से अलग कर लो। एंड इस ढंग से आपको ऑडिट भी करते रहना चाहिए अपने नेटवर्क पर, कि हर आदमी हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी कोई बहुत अच्छा आदमी भी हो। एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक प्रतियोगिता हुई, उसमें ये थी प्रतियोगिता कि ऐसा बच्चा खोज के उसकी पेंटिंग बनाओ जिसके चेहरे पे इतना तेज हो, जिसने कोई पाप ना किया, ना कुछ गलत सोचा हो कभी, और सबसे शुद्ध बच्चा जो। तो ढूंढा गया, ये पेंटर था, ढूंढता रहा सब तरफ। पहाड़ में जाके एक बच्चा उसको मिला, उसने उसकी पेंटिंग बनाई और दी राजा साहब को। ये राजा को बिल्कुल ये बच्चा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम शुद्ध बच्चा है। ये कई साल बीत गए, फिर ये हुआ कि राजा साहब को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल की फोटो बनाई, जेल जेल यहाँ वहाँ सब तरफ वो घूमा पेंटर, और फिर उसको एक जेल में जाके मिल गया वो क्रिमिनल जिसको कि दिख रहा था चेहरे से और उसके कृत्य भी वैसे ही थे। उसकी उसने पेंटिंग बनाई। जब वो पेंटिंग बना रहा था तो क्रिमिनल एकाएक रोने लग गया। उसने पूछा, भाई क्या हो गया, तुम तो इतने बड़े क्रिमिनल, तुम किस लिए रो रहे हो? बोले, आपको याद नहीं एक समय में आपने बच्चे की तस्वीर बनाई थी, वो बच्चा मैं ही था। तो वो आदमी कभी क्या हो सकता है जो कहाँ से कहाँ तक बदल के जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो संबंध हैं उनको भी आप हमेशा टेस्ट करते रहें कि जो संबंध कभी बहुत अच्छी चीज़ों के लिए बनाए थे आपने, वो शायद बिगड़ भी सकते हैं आगे चल के। तो अगर चीज़ें बदल रही हैं तो आपको भी बदलना पड़ता है उसके लिए। एक इस संदर्भ में मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है, और शायद ये आपकी 360 नेटवर्किंग में इसका जवाब मिले कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरी जैसे लोग हैं, अब वो 9 to 5 9 to 6 टाइप के जॉब में हैं या उस तरीके के बिजनेस में हैं, और सोशलाइजिंग के नाम पे अब ये कनपुरिया वर्ल्ड है, वो समोसा पार्टी से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। और वहाँ डिस्कस क्या होता है, आज का मौसम और क्या चल रहा है, मोदी जी ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, या नई पिक्चर कौन सी आई इसके बाद में। और सुपरफिशियल होता है क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट पे 2 लाइन से ज़्यादा नहीं टिक सकते, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो 30 सेकंडिया जो एक जनरेशन पैदा हो गई है, उसी में मनोरंजन ढूंढती है, उससे ज़्यादा बड़ा अटेंशन स्पान नहीं है। तो ऐसे आदमी वो नेटवर्किंग के बारे में सोचेगा तो फिर वो यही सोचेगा, साहब मुझे बिजनेस तो करना नहीं है, मैं नेटवर्किंग क्यों करूं, या मैं जॉब कर रहा हूं तो जब तक चल रही तब तक नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इलेबोरेट करिए। नहीं, नेटवर्किंग तो आपको फिर भी हमेशा ज़रूरत है। हम्म, आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप अवॉइड करते हो, आप आँख बंद कर लेते हो उसके ऊपर से। लेकिन जो चीज़ आप ऑन पर्पस कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप कहते हो मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं क्यों एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक दिन जाके हो जाएगी, जस्ट इसलिए क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हो। तो जो चीज़ एसेंशियल है उसको अगर आप अवॉइड करोगे तो एक दिन वो कंपलसरी हो जाएगी आपके लिए। तो उसको ना अवॉइड करते हुए अगर शुरू से आप उसके साथ जारी रहें, अगर शुरू से एक्सरसाइज करते रहें, शुरू से अच्छा खाते रहें, तो संभव है कि आप उस लेवल पर पहुँच ही ना, जाके आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो जो आप कह रहे हो कि हमारी नौकरी चल रही बढ़िया, वो असल में बढ़िया नहीं चल रही, वो चल रही है। जिस दिन रुकेगी उस दिन फिर एक वो मौका नहीं रहेगा, तब आप नेटवर्क क्रिएट करो। और नेटवर्क आपको मैं एक कार्ला हैरिस एक लेडी है, काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, और वॉल स्ट्रीट पे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। वो बात करती है रिलेशनशिप करेंसी की, उसको करेंसी मानती है ना। और आप देखो तो वाकई में करेंसी है कि आपके जीवन के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं, जितने भी, आपको नौकरी देनी है कि नहीं देनी, आपकी क्या सैलरी करनी है, आपकी सैलरी बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, आपको बोनस देना है कि नहीं देना, आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना, ये सारे डिसीजन उस कमरे में होंगे जहाँ आप नहीं होंगे। तो उस कमरे में कौन होगा जो आपके लिए बात करेगा? वो आपका नेटवर्क, आपका स्पॉन्सर होगा, जिसके जो आपको जानता होगा। इसलिए नहीं कि अतुल अरोड़ा बहुत अच्छा आदमी और मेरी चापलूसी करते हैं, वो जानना नहीं कहलाता। वो अतुल अरोड़ा क्या जानते हैं वो जानता है। सो नेटवर्क इज नॉट अबाउट कि व्हाट यू नो और whom you know, इट इज़ अबाउट व्हाट यू नो who knows it। तो अगर आप जावा प्रोग्रामर हैं, आप डेटा एनालिस्ट हैं, या डेटा गवर्नेंस में हैं मेरे जैसे लोग, किसको मालूम है कि मैं किस में हूँ और उसमें मैं कितना एक्सपर्ट हूँ? तभी ना वो कोई आपके बारे में बात कर पाएगा, जब वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा, जब वो जानता रहेगा ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसका काम देखा हुआ है,
तब उस कमरे में बात चलेगी, अच्छा यार वो अतुल हैं अपने और समीर हैं और एक पोजीशन है, इसको प्रमोट करना है, किसको करना है। तो वहाँ पे जो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं, तो निश्चित तौर पे अतुल ही प्रमोट होंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई बोलने वाला है उस कमरे के अंदर कि नहीं नहीं मैंने उसका काम देखा, उसको प्रमोट करो, आप प्रमोट हो जाओगे। ये फायदे होते हैं नेटवर्क के, जबकि इसमें कोई उसने आपको फेवर नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आप जो हो उसको प्रेजेंट किया उसने वहाँ पे। उसको प्रेजेंट करने के लिए जरूरी था कि वो जाने इस चीज़ को कि आप कौन हो। ये बस एडवांटेज है नेटवर्किंग का। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब से कनाडा में हूँ, एक दो जॉब छोड़ के हर जगह जहाँ भी जिस जॉब में मैंने जाना चाहा, मैं जनरली बदलता रहता हूँ अपनी नौकरियाँ, क्योंकि जैसे ही मैं कंफर्टेबल होता हूँ एक पोजीशन पे, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या करूँ इसके लिए, मतलब जानकारियाँ सारी हैं आपके पास। उस दिन मैं खोजना शुरू करता हूँ कि दूसरी तरफ चला जाए जहाँ पे मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं, इसके लिए आपको नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक नए एरिया में जा रहे हो, क्यों लेगा आपको नौकरी में, वो कहेगा आप तो डेटा में थे ही नहीं कभी, आपको मैं क्यों लूँ। लेकिन आप उसको आप ये बता दोगे कि मैं कर सकता हूँ, इसको मैं सीखना चाह रहा हूँ, और अगर वो आपके नेटवर्क में, तो आपको ले लेगा वो। एक इसमें मैं अपना दृष्टिकोण जोड़ता हूँ, आप बताइएगा। मेरी एक ये सोच है कि ये जो 9 to 5 9 to 6 जो जीवन शैली है, और वो धीरे धीरे आजकल जो है मुख्य तौर पर 30 सेकंडिया बन गई। मैं 30 सेकंडिया टर्म जो है, ये जो कॉइन किया है, ये रील रील्स देखने वाले लोग हैं। और वो अभी एक रिसेंटली रवीश कुमार का वीडियो भी आया जिसमें वो कहते हैं कि वो देख देख के क्या होता है कि आप सोचना बंद कर देते हैं, आप उलझ जाते हैं उसके तो अंदर। आप उसी में उलझ जाते हैं। तो इस चीज़ से, इससे बाहर निकल के मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वंस यू स्टॉप वर्किंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। कि आप जो है सवेरे शाम तक सिर्फ बीवी से लड़ेंगे, या फिर आप भजन की किताब पकड़ देंगे, इसके अलावा क्या करेंगे। तो कोई अच्छा, और वो लड़ाई कैसे बचेगी, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक अभिरुचि, कोई ना कोई एक हॉबी होनी चाहिए। और उसमें से अगर 30-40% आपकी अर्धांगिनी से मेल खाती है, कि उनको भी कुछ सिमिलर हैं या डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो कम से कम आप किसी दूसरी चीज़ पे बात तो कर सकते हैं। और उसके लिए जो है आप एक नेटवर्किंग धीरे धीरे आपकी डेवलप होने लगती है, आप खुद ही कोशिश करते हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं तो उस तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो फिर वो आप समोसा पार्टी से विरत होने लगते हैं और इस तरीके की नेटवर्किंग में जाने लगते हैं। वो जो आप संबंध कल्टीवेट करते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अब बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होता है कि आपको अपनी हॉबीज़ को, ये ऐसा नहीं होता कि हॉबीज़ हमें आसमान से मिली है, आप डेवलप करते हो, जी जी। ये कल्टिवेट करते हो अपने अंदर हॉबी। मैंने एक हॉबी डेवलप करी अपनी, इसको हॉबी कह लें या मैंने पैशन डेवलप कर लिया कि मुझे लोगों को मदद करना है। जी ये एक सिंगल स्टेटमेंट है कि मुझे लोगों को मदद करना है। अब किस लोगों को, कौन लोगों को। फिर मुझे लगा कि किनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। कनाडा में इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनको कोई बातचीत करने वाला चाहिए, उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो मैंने वो सेगमेंट पकड़ लिया, न्यू कमर्स जो आ रहे हैं उनको गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि सबको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सब परेशान है। और जितना हम खा सकते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा हमने बुला लिए यहाँ पे, जिनको हम अकोमोडेट कर सकते थे। तो अब उनसे कौन बातचीत करेगा। जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिश हैं, हम क्यों अपना समय ख़राब करें उनके साथ। वो लिंक्डइन पे उनको इनवाइट भेजते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। 100 में से 2 लोगों को किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो उनसे बात नहीं करते, वो फिर उन्होंने नंबर बढ़ा लिए अपने 2 लोगों को एक्सेप्ट करे। तो मैंने एक समय में ये मिशन बनाया कि मेरे पास कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या न्यू कमर भेजेगा अपनी लिंक्डइन इनवाइट, तो ना सिर्फ मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं उसमें ये भी करूँगा कि चूँकि वो आपकी पोजीशन वगैरह देख के फिर घबराता है आपसे बात करने में, ये इस्टेब्लिश आदमी मुझसे क्यों बात करेगा। तो मैं उसको लिखता था खुद अपनी तरफ से कि तुम बात करना चाहते हो मुझसे अपने करियर के बारे में कुछ, तो निश्चित तौर पे तो ढूंढ ही हो ही रहा है। तुरंत कहता था हाँ हाँ मैं बात करूँगा आपसे। जब मैंने ये 2020 में शुरू किया तो पहले साल में मैं 300 बच्चों से मैंने बात करी। अपनी नौकरी के साथ साथ में मैं ये कर रहा था साइड में। हर रोज़ लिंक्डइन में मेरे पास इनवाइट बढ़ते चले गए। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, मैकमास्टर, यहाँ के बच्चे आपस में बात करने लगे कि यार ये बंदा एक है जो कि सिर्फ तुम्हारी इनवाइट नहीं है एक्सेप्ट करता है, तो उससे बात भी करता है। एंड फिर तो इतनी स्पीड से चीज़ें बढ़ी कि मेरा एक मेंटी था जिसको मैंने मेंटर किया था, वो कहने लगा सर ऐसे समझ नहीं रहा आपसे, तो अपन लोग एक कंपनी बना देते हैं इसके लिए। तब हमने कम्युनिटी कनाडा बनाई, वन ही बिकेम माई को फाउंडर। बहुत ही वो भी एनर्जेटिक लगा। और हम दोनों ने मिलकर लोगों से बातचीत करना चाहिए, उसमें कैलेंडर वगैरह लगा दिए अपने, और आप हमारा कैलेंडर बुक कर लो। मैं हर सैटरडे संडे को सुबह 3-3 घंटे 9 से 12 उन लोगों को देता हूँ समय। तो आधे घंटे एक स्लॉट है मेरे कैलेंडर में, तो हर सैटरडे को 6 लोगों से मिला, संडे को 6 लोगों से मिला। ऐसे करते करते अब उसमें लोग जुड़ना शुरू हुआ आके। मिशन सिर्फ इतना था कि ये बच्चे सब वनरेबल हैं, इनसे पैसे नहीं लेने। तो हम ना तो किसी से पैसे लेंगे, ना हम किसी को पैसे देंगे, और ये बिल्कुल कैश फ्री प्लेटफॉर्म होगा। और वो चल निकला। आज हमारे पास में 30 मेंटर हैं,
हमारे पास ईरान का उसमें कम्युनिटी एम्बेसडर है, सीरिया का हमारे पास कम्युनिटी है, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि हम पहले ईरान वाले से मिलें, सीरिया से आ रहे हैं वो सीरिया वाले से कंफर्टेबल फील करता है, इंडिया वाले तो हमसे ही मिल लेंगे, हम खुद ही बैठे हुए हैं तो हमें एम्बेसडर की जरूरत नहीं वहाँ पे। तो हम आज हमारे पास उसमें 30 मेंटर्स हैं और हमारा मिशन है कि इस साल के एंड तक हम उसमें 100 मेंटर्स रखेंगे कम से कम। अच्छा, जीरो कैश वाली कंपनी में ऐसा नहीं कि हम ड्रीम नहीं देखते, हम भी ड्रीम देखते हैं, हमारी वेबसाइट होना चाहिए, हमारा कैलेंडर होना चाहिए, हम उसमें एआई वाला बना दें, कुछ एआई कंपोनेंट्स ले आए, रिज्यूमे के लिए एआई कंपोनेंट हो, कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एआई कंपोनेंट हो। हम सारे ड्रीम देखते हैं और सारे पूरे होते हैं बिना कैश के, क्योंकि हम जिन बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं वो कोई कंप्यूटर साइंस से है, कोई एआई से, वो तुरंत पक के आते हैं, अरे सर आपने ये सोचा, हम बनाते हैं आपके लिए, एंड नोबडी इज चार्जिंग इट बिकॉज हमने उनको भी चार्ज किया, तो वो अपने आप रीपे हो रहा है। आज हमारे उस वेबसाइट में रिवैम्प चल रहा है उसका, वी आर गोइंग इन ए वेरी लार्ज वे सो दैट हम 100 मेंटर्स को उसमें अकोमोडेट कर पाएँ। मिशन है कि 1 मिलियन बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है। मैं एक एक करके बात करूँगा, कितनों से कर लूँगा, आज तक हमने उसमें वी हैव क्रॉस 5000 फिगर, जितने बच्चों से हमने बात करी उस प्लेटफॉर्म पर। तो अब हमने क्या किया है कि मैं अधिकतर अब सेमिनार्स में जाने लग गया हूँ, मैं सीधे स्कूल कॉलेजेस मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ उन बच्चों से ग्रुप में बात करता हूँ, तो एक एक बार मैं 300 लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ एक ही बच्चे के। 300 बच्चों को एक साथ जब मैं एड्रेस कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद वो लोग एक एक करके कनेक्ट होना शुरू होता है, तो मेरा समय भी कम लगता है, उनके पास अब मेरी रीच बढ़ गई उससे एकदम से। तो ये प्लेटफॉर्म, अब ये मेरे पास देखो, अब इतना बड़ा काम है कि मैं कहाँ से रिटायर होऊंगा और क्यों होऊंगा। तो समीर जी, ये जो आपने यंग बच्चों की बात करी, तो ये जो अभी नए ऑन बोर्ड आने, फ्रेश ऑफ बोर्ड जिसको पहले कहा जाता था, अच्छा, अब जो यंग प्रोफेशनल्स हैं तो मुलाकात इनसे कराते हैं हमारे सुपुत्र अमन। हाँ जी, ये समीर जी, इनसे मिलिए। अमन ये पेन स्टेट से अंडरग्रेड डेटा साइंटिस्ट हैं और आजकल वहीं पेंसिल्वेनिया किंग ऑफ प्रेस्टी एरिया में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो अब ये यंग प्रोफेशनल हैं, तो इनके एक जो है वो हम लोग का पहले से जो है प्री ऑक्यूपेशन हो सकता है कि इनके नेटवर्किंग को लेके क्वेश्चन सिर्फ जॉब ग्रोथ या कैरियर ग्रोथ को होंगे, लेकिन अपने क्वेश्चन ये अपनी लैंग्वेज में खुद पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं अमन। Yes. Tell me. So we had a couple questions that typically come up whenever I speak to, friends of mine. We all are now out of college, 1, 2 years, even 3 years, 4 years. And then also kids that are in college or, for example, in high school. Now, every cultural group is very different. Asian, parents are typically way more well strict and they have their kids going into XYZ field because that is what it's been typically. We have followed the trend that you move to America, you move to Canada, you either become engineer, doctor, or you become business person or something like that. In the sense of that, we are now seeing a trend of kids, by generation, they are becoming, for example, less social in a sense. So, for example, a generation above me, my sister's generation has the the abilities to be able to network outside of and being comfortable to speak to people that are outside of their comfort zone in a sense. When we come to slowly towards my generation, that has started to start to see the overshadowing or like the shadows or the troubling issues you would see of characteristic building and personality building, and basically are being breaking out of our shadow essentially. One of the two questions I have is, for example, as you mentioned that in your program, Canada Grow, that a lot of international students that come to Canada, they don't have essentially anyone to look up to or have anyone to mentor. Mm-hmm. And then when they go on LinkedIn, they, will try to connect with recruiters and ask for referrals. I have seen this firsthand where I'm, as working as a software engineer, I'm working for a company called IQVIA. It's a Fortune 500. So big company, and people now heard of that company slowly. It's growing to becoming bigger healthcare data broker. Sometimes I get, LinkedIn messages and requests right away that please connect with me. Please give me a referral for this job application. There is no sort of sense of, them actually trying to introduce themselves, who they are. They just simply send you a resume and they ask for a referral without any conversation up front. So to break that trend, I definitely foresee the program that in the product that you guys have built, not necessarily a product, but more of a program of the mentorship program. It seems to be definitely, it's definitely tackling that issue that we have. But again, the young professionals, I guess their question, in which I would like to break the ice on for
them to kind of have the realization in this talk that we have today is that when they're entering the field, or if they're entering a field of, where we have too many experienced professionals, for example, let's take the IT and tech industry, for example. These days, what we see with the trend is that when any young professional simply does their bachelor's and exit out of college, they are looking for jobs on months on end, and they will apply to thousands of applications, and they might not hear back from any. How can they, break out of that shell of not asking anyone for help? That would be my first question for you. Yeah, so not asking anyone for the help is the worst thing you can do. Help is available. People are sitting there to help you out. The only thing is you are not showing. And why you are not showing up? Because you have created your own barriers. Why somebody will talk to me? Why somebody will help me? But if you start knocking the door, you will find so many people sitting there just to help you out. There are certain ways to approach it, which I suggest that whenever you are sending a request to somebody, and if you say, can you refer me for this job? Or I'm looking for a job, can you get me a job? Nobody will talk to you. That is given. Even if they have a job, they will not talk to you. Because they will not limit their choices just by saying, okay, I'll give you the job. Because they can get a better candidate than you. Who knows? Once they advertise, there will be thousands of applications coming in, and then they have a choice. Then everybody wants to have the best choice. So my suggestion is, whenever you are sending out a request on LinkedIn or anywhere, ask for the guidance rather than for the job. And when you ask for the guidance, there are two things happen. One thing is that person feels elevated, that, oh, I can guide somebody. So that automatic inclination towards helping somebody comes in, and every human being wants to help other person. Yeah. And this guy is asking me for the guidance. So let me guide him. Okay. And while guiding, I also know that you're looking for a job. I've seen your profile. You have told me about yourself. While guiding you, you get imprinted on my mind. I see. And now it is for you to keep, like, if while guiding you, I tell you, okay, you want to come into data field, you want to be a data analyst, work on this big data skills, or work on R, or work on SQL, or work on maybe Power BI, maybe Tableau, data visualization. All those things when I'm telling you, now it is for you to continue that conversation. Once the talks are over, after a week, you just message him back. As you suggested, I have learned this Tableau, and now I feel comfortable. Look, this is what I have created, sample this thing, and if you want, I can give you a walkthrough. Now, this person who has guided you and you have followed it, he would definitely say, okay, show me what you came up with, and he'll give you again a time. And now you're nurturing the connection. Slowly, you become their favorite because you are following their advices. Yep. And then they will say, okay, this is my friend. He is looking for some data analyst. Are you interested? And then he'll refer you. So this is an automatic progression. But if you want the fruit on the very first day, there is no tree which gives you fruit on the very first day. Yeah. Right. So it is always a good idea to go step by step. Have patience. You had patience for 21 years to come out of the university from the day you were born. Give 21 days before you get the answer for the job. So that 21 days could be a month, 2 months, 3 months. Have patience, and while you are waiting for the job, there are two things. One thing is your full-time job is to apply for the job. Second thing is your full-time job is to not be the same person who started this week, and when the next week starts, you should not be the same person. You should have at least added one more skill set to yourself, and that one more skill set can come from anywhere. Nowadays, you don't have to go to university. You don't have to go to college. YouTube itself is a university. How you use it? See that YouTube has got reels also, which can spoil your whole day. And the same YouTube has got a full training material on Tableau, full training material on Python, full training material on Excel. Whatever you want to learn, there are people investing 6 hours, 7 hours, 8 hours to make that certification course on YouTube. Yep. To teach you everything, whatever you can think in this world. It's available on YouTube. Yep. Use your YouTube time for that, not for the reels. Yep. So my second question that I would like to bring up is you talked a little bit about earlier about the different type of
job profiles and people being in different positions and basically in a hierarchy tree. The other second thing for I feel like for young professionals especially is that working in these corporate 500 or Fortune 500 and just in general in any industry you go into, some way for some reason young professionals seem to be extremely resistant slash at the same time very scared to talk to their higher ups and speak the honest truth sometimes, or even to reach out to higher ups. So to break that, norm of that this person is a senior vice president, I'm not able to speak to him because I am not even a basic engineer or something like that. An analyst or at the entry level position, I get you. Yeah. So just like what would be your best approach, right? To kind of go about that, like to speak to someone maybe that is higher up, like if that's your only connection, for example, and you don't have anybody lower in the tree to speak to. Sometimes maybe you don't need to necessarily speak to someone on the lower tree, and you need to speak to someone that high up that can make those decision makings for you. Absolutely. And that's again that self-created belief that why he will talk to me. And if he talks to me, am I capable of talking at the level at which he'll be talking? Yep. He knows lots of things. Yeah. I'll tell you the 90% to 95% of CEOs, those who are sitting on the top, they call it imposter syndrome. They are afraid that people will come to know that I do not know this, and they hide that feeling so that people don't come to know that he has got that feeling. And hiding that feeling makes them CEO because they can hide that feeling. So at the lower level, you're not expected to know so much things. Right. If you come in as data analyst and you join today, what you are expected to know is some Excel skill, some SQL skill, you have some data mining skill, SQLs and all those things. You have some data visualization skill, maybe Tableau and Power BI and whatever you call it. More than that, if I come to you and I start talking to you, what do you think the bank should take the direction as you? What you'll be able to tell, because you don't even have the domain knowledge, you don't even know what bank does. So they also understand this. They will not talk to you those things. And the beauty, as they go up higher, they become more humble. They'll come down to your level. You don't have to raise to their level. They'll come down to your level and they'll talk. They understand what you do, and they will talk. The only thing is you're again not knocking their door, just because you're afraid what they are going to talk. You'll be surprised once you start connecting with them. You'll feel like as if they're waiting for you and you are not coming. So remove that doubts from your mind. If you're not knocking their door, it's not opening up anyways. If you knock the door, it may open, it may not open. But you have a chance that it will open up. Let's see. So there is no harm in knocking the door, no harm in talking to them. And that is how you learn what they talk. They talk logical, they talk strategical. You will talk the actual factual things, what you're working on. Yeah. They are interested in those factual things. Nobody's telling them. Yeah. Right? So you tell them, you become the OEM media. Then they will start liking you because you are connecting with them. Understood. So essentially speaking to your higher ups or just anyone that has a high sort of status or has experienced, essentially, speaking the honest truth is essentially the best. And they will see, where you come from. Honest truth and the zeal to learn, that I'm open to learning. I'm coachable. Right. I'm not saying that I know everything, and nobody should say that, because even whatever you know in this world, someone knows more than you. There is a huge ignorance even still. The more you start learning, the more you start knowing, the more you'll know that you do not know anything. Okay. So it's this whole ocean, like how much one person can learn. Yeah. And that's why I always suggest that go and read the books, self-help books, motivational books. I'll give you a few names like Atomic Habit, Essentialism, all these books. These are 40 years, 50 years experiences of those people. This is not one day. This is my 40 years of experience, right? And with that 40 years of experience, I'm putting in this book, which you can read in 5 hours. And then you can pick up 5 points from there and start implementing. Yep. So you don't have to reinvent the wheel the way I was inventing it all these years. I have invented it. Now just you have to implement it. Yep. And that's why you should definitely take out some time to read these books. Make it a habit that every morning or every evening, whatever suits you, I'll be reading for 1 hour, or maybe half an hour.
So that will help you in developing those skill sets which you are afraid of right now. So this one of the other typical things that we see, and it's not just one industry. It's just most how young professionals these days are living their lives is they seem to see life as a race. And we've seen, many motivational speakers talk about like life not being a race, and they've tried to say it in multiple different types of motivational speeches, and it doesn't seem to really click with the younger audience. Reason why I bring this up is because sometimes I see myself questioning what I do at work. For example, like I think that, let me get this done, let me get that done. Like I want to be promoted at this point to this level, and et cetera, et cetera. So I set, expectations for myself, and this is just coming from my personal experience. And I'm assuming a lot of more of the younger audience, they will probably also connect with me saying that they have these expectations they want to reach at these points of times in their lives, and that they need to make X amount of money by this year's and get married at this year and everything. This life is a race type of, thinking and mindset. Like, I guess we are looking for, we would like to hear, like, what are your thoughts on, in your advice would be, like, how is it kind of easier to break out of that norm, essentially? Yeah. No, even if you consider it as a race, good. Let it be a race. But when you go for a race, don't you relax sometime? You need time to rest. Yeah. The biggest wrestler of the world also needs, one day he'll pull up 200 kgs and next day he'll relax to rebuild his muscles. So this is cycle. And now this cycle, you call it race, you call it whatever you want to call it. But technically speaking, everything has got a phase. 15 minutes you're running and then 5 minutes you're resting, and then 15 minutes you're running, 5 minutes you're resting. So take it that way. Don't take it as a race. And seeing the dreams is very good. Yes, I want to make $1 million by that age. Unless you have those dreams, unless you plan for it, you'll never get it, because it's not a lottery game anywhere. Right. So you have to plan for it, that I want to make this much money by this time. And once you have planned for that, then take the baby steps for that. Don't rush for it. Yep. Everything takes time. Nothing happens in one day. Take baby steps. As long as you're going in the right direction, at the consistent speed, in a disciplined manner, and that is where mentors will work out for you, because mentors can see you from outside. They can give you their experiences to you, and they become your compass. Yeah. You're going to get you to North Star, but at times it might happen that you go east, you go west, and your mentor will say, no, north is this way. And that's why somebody who can guide you is required. Yep. तो समीर जी, ये बातचीत हम लोग की आगे जूम पे भी जारी रहेगी। तो अमेरिका और कनाडा में जो है दूरी है, मगर जब कभी जूम पे तो कभी भी कौन सी दूरी है, तो फन अपनी जगह है, मोटिवेशनल बातचीत अपनी जगह, तो इसको दोनों सेगमेंट में हम लोग जारी रखेंगे। फिर जब पर्सनल मिलना होगा बिल्कुल तो आगे तो दोनों ही चलना चाहिए। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है और मोटिवेशनल चीजें भी जरूरी हैं। चलिए, धन्यवाद आज के लिए, बहुत मजा आया। बढ़िया मन, तुमसे बात करके बहुत मजा आया। Thank you.